नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 23 जून 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इन करंट अफेयर्स की संपूर्ण व्याख्या, जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य उस प्रश्न से जुड़े, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपको इन्फॉर्म करना है, हर वीडियो में बताया जा रहा है कि डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए @डिकोड एग्जाम आप जब सर्च में टाइप करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिल जाएगा। जुड़ने का लाभ ये है कि आप लोग जो पीडीएफ की मांग करते हैं, सारी पीडीएफ फाइल्स इन सभी वीडियोस की जो है वहां पर वीडियो के अपलोड होने के बाद में डाल दी जाती है, जिससे आप जो है वहां से वीडियो की पीडीएफ फाइल लेकर करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज के प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कला एवं संस्कृति से संबंधित है। हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कपिड़ा वेणु, तो आप जानते हैं कि एक जो है नृत्यांगना है, ने पार्वती विरहम का किरदार निभाया। पार्वती विरहम सदियों पुराने किस नाटक संग्रह या नृत्य कला का जो है एक भाग है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कथकली, कुटियाट्टम, भारतनाट्यम या उड़िया। तो इनमें से आपको जो है सही उत्तर बताना है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो आपको जानना जरूरी है। प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य स्वरूप क्या कहलाता है? कुडियाट्टम कहलाता है। कुडियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ यूनिटी में शामिल किया गया था। कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटर में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है। पारंपरिक रूप से इसका अभ्यास कुट्टम पालम नामक एक सिनेमा घरों में किया जाता है जो हिंदू मंदिरों में स्थित होते हैं। इसके अलावा कुटियाट्टम का प्रदर्शन पुरुष अभिनेताओं के समुदाय द्वारा किया जाता है, जिन्हें चक्यार कहते हैं। तो कभी जो है ये आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में पूछा जा सकता है। और महिला कला को नंगियार कहा जाता है और इन्हें नंबियार नामक ढोलक वादकों द्वारा संगीत दिया जाता है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल थी। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं? यानी उसके लिए कुछ पहले की औपचारिकताएं होती हैं, उसको निभाना जरूरी होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। सरकार ने हाल ही में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो ये भी इसकी एक बहुत विशेषता है। पर्यावरण, वन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस वन्यजीव अभयारण्य में विलुप्त की कगार पर खड़ी कुछ प्रजातियां जैसे लंबी चोंच वाला गिद्ध और सफेद इपिस, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, CSIR। CSIR अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लगभग 1000 युवाओं के जीन समूह, यानी उनके जीन बैंक को क्रमबद्ध करने के लिए, यानी उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है जीन सीक्वेंसिंग, दूसरा है जीन मैपिंग, जीनोम 1000 और जीनोम 1K। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी इस प्रोजेक्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग नाम दिया गया है।
अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का काम जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है पहली बार लाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? जीनोम अनुक्रमण कहेंगे, जीनोम अनुक्रमण या जीन सीक्वेंसिंग। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 18 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है और एक जीन के स्थान और जीन के बीच की दूरी को पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को ही सम्मिलित रूप से जीनोम मैपिंग कहा जाता है। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000 से 1 लाख तक जीन्स होते हैं और बेस पेयर तो जो है उसमें अरबों में होते हैं। जीनोम के अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है विज्ञान की, उसको क्या कहते हैं? जीनोमिक्स कहते हैं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है साइंस में आपके जीके की दृष्टि से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभी इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ट्रैफिक इंडेक्स 2018। तो पहली चीज आपको जानना चाहिए कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो एम्स्टर्डम स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम क्या है? टॉम द्वारा जो है ये जारी किया गया है। इसमें विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले किस शहर में मुंबई का जो है क्या स्थान दिया गया है? तो मुंबई को इसमें पहला स्थान दिया गया है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है, इसलिए जो है इसको विश्व में सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अब इसमें 56 देशों के लगभग 403 शहरों को शामिल किया गया था इस अध्ययन में। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई में सड़कों पर अधिक जाम लगने के कारण लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने पर में 65% ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं या उनको 65% ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मुंबई विश्व में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले शहरों में पहले स्थान पे है, जबकि दिल्ली में 58% अधिक समय लगता है अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए, बनस्पत जो उसका सामान्य समय है कहीं जाने का। इसलिए भारत की राजधानी दिल्ली विश्व का चौथा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, मुंबई पहले स्थान पे है और दिल्ली जो है चौथे स्थान पे। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहां पे होती हैं? दिल्ली में होती हैं, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें सड़क दुर्घटनाओं की, तो दिल्ली का जो है इसका तीसरा स्थान है सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि में। अब इसमें कोलंबिया के बोगोटा शहर, जो बोगोटा शहर है, इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है ट्रैफिक के मामले में, ट्रैफिक जाम के मामले में। पेरू में जो लीमा शहर है उसको तीसरे स्थान पर रखा गया है तथा मॉस्को को 5वें स्थान पर रखा गया है, जो कि रसिया में है। तो इस तरह से ये ट्रैफिक इंडेक्स 2018 था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी जिसको हम CVC कहते हैं नियुक्त किया गया है? तो इनमें से शरद कुमार को भारत का अंतरिम शब्द इसलिए लिखा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का जो गठन होता है वो CVC का चुनाव करती है, लेकिन अभी उस तरह से चुनाव नहीं हो पाया है और पूर्व CVC जो थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो शरद कुमार को जो है वहां पर नियुक्त कर दिया गया है अंतरिम रूप से। के संथानम समिति एक थी, इसकी सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। 25 अगस्त 1988 को एक अध्यादेश के जरिए संवैधानिक दर्जा देके इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो ये थोड़ा सा सतर्कता आयोग के बारे में जो है था। हाल ही में द सेव चिल्ड्रन, आप जानते हैं द सेव चिल्ड्रन एक जो है वैश्विक लेवल की बड़ी NGO है जो बच्चों को बचाने के लिए बच्चों के हित में कार्य करती है। इसने जो है एक ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट जारी की है और इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया है ये आपको बताना है। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 113वां है। अब इसके बारे में और देखते हैं।
तो इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? 176 देशों को, और उसमें भारत को 113वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 की अगर बात करें तो वर्ष 2018 को में भारत को 172 देशों में से 116वां स्थान प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 2 दशक में बाल मृत्यु दर में लगभग 55% की कमी की है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है भारत के लिए कि पिछले 2 दशकों में बाल मृत्यु दर भारत में 55% कम हुआ है। भारत ने वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के मध्य बाल विवाह के मामलों में अप्रत्याशित सफलता दर्ज की है और 51% की कमी आई है। यानी जो बाल विवाह भारत में प्रचलित था पहले, अब उसमें 51% की कमी आई है इन 8 सालों में। सेव द चिल्ड्रन संस्था के बारे में, ये वर्ष 1919 में स्थापित सेव द चिल्ड्रन संस्था अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन वुमेन भी जो है एक यूनाइटेड नेशंस की जो है सब एजेंसी है, तो इसकी उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसी को नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन में 4 नाम हैं, इसमें से अनीता भाटिया यानी ए ऑप्शन जो है, अनीता भाटिया को जो है उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इसीलिए जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूएन वुमेन क्या है? एक ऐसी एजेंसी है जो वैश्विक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महिला यानी जिसको यूएन वुमेन कहते हैं के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वास्तविक तौर पर जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2011 को हुई थी। तो ये नोटेबल पॉइंट है, कभी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूएन वुमेन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? तो किसी न किसी जो है बड़ी ऊंची स्थान पर यानी किसी चोटी वगैरह पर बनाया जाना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। माउंट केटू जिसको गैडविन एस्टिन भी कहते हैं, अब वर्तमान पाकिस्तान में है ये, माउंट मकालू, माउंट अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। इनमें से जो है माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसी पर जो है सबसे ऊंचा विश्व का मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये स्थापना का कार्य कौन करेगा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी नामक अमेरिकी गैर लाभकारी व शैक्षणिक संस्थान ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना का घोषणा की है। यह मौसम केंद्र नेशनल जियोग्राफिक तथा रोलेक्स की परपीचुअल प्लैनेट एक्सट्रीम एक्सपीडिशन टू एवरेस्ट पहल का हिस्सा है। विश्व के 2 सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र जो कहां पर स्थापित हैं, एक बालकनी एरिया में जिसकी ऊंचाई है 8,430 मीटर तथा एक है साउथ कोल जिसकी ऊंचाई है 7,945 मीटर। ये 2 अभी तक के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ई सिगरेट की बिक्री पर, उत्पादन पर, वितरण पर, प्रचार प्रसार पर बैन लगा दिया गया है? तो ये बैन लगाया गया है राजस्थान में। ई सिगरेट आप जानते हैं काफ़ी चर्चा में रहा था और ई सिगरेट को शुरुआती दौर में जो है सिगरेट छुड़ाने के विकल्प के रूप में मार्केट में लाया गया था, लेकिन अब लोग जो है ई सिगरेट से जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसके लती हो गए हैं और इसके एडिक्शन के कारण जो है तमाम तरह की बीमारियां खासकर महिलाओं और जो है बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ये आसानी से ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध होता है और ये इस तरह से यूज किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को सिगरेट के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह की होती है, उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है और उससे जो भाप निकलती है उसी को सूंघने से जो है नशे की फीलिंग आती है। तो इसको जो कहा जाता है टर्म जो है
इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, इंड्स यानी ENDS, एक प्रकार की डिवाइस हो जाती है जो एक विलय को ऊष्मा प्रदान करके एरोसॉल का निर्माण करती है और इसमें जो है कुछ खास प्रकार के फ्लेवर होते हैं। ई सिगरेट का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है। यह डिवाइस जलती नहीं है, ना ही ये तंबाकू का उपयोग करती है। यह डिवाइस विलय को वाष्पीकृत करती है, यानी उसमें जो भरा हुआ पदार्थ होता है उसको भाप में बदल देती है, जिसे उपभोक्ता श्वास के द्वारा अंदर लेता है। इसके विलय में निकोटीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल इत्यादि जो है इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारत के पहले ब्लॉकचेन जिला, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा था क्योंकि एक नया प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। तो भारत में पहला ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जिला कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो है ब्लॉकचेन जिला कौन सा होगा? हैदराबाद। अब ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी कुछ है बताने को, जो आपको इस PDF में पढ़ने को मिल जाएगा। मैं संक्षिप्त में जो है थोड़ी सी आपको बात बताता हूं। पहली चीज़ तो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना के लिए निर्णय लिया है। ये जिला नवीन IT टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं और अधोसंरचना के साथ ये भारतीय ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स और कंपनियों के लाभकारी सिद्ध होगा। अब ब्लॉकचेन होता क्या है? एक्चुअल में ब्लॉकचेन की जो संकल्पना है वो जब पहली बार क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई थी, तो जैसे हम हार्ड कैश को या मनी को जो है बैंक में रखते हैं तो उसका एक खास लेखा जोखा होता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपने कब कब कितना निकाला, और आप साइन करते हैं चेक पर, तब जो है पैसा निकाला जा सकता है या आपको एक जो है ATM मिलता है। तो चूंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, यानी हम उसको छू नहीं सकते हैं, वो केवल एक आभासी मुद्रा के रूप में ऑनलाइन एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा बही खाता मेंटेन करने के लिए जो प्रौद्योगिकी लाई गई थी वो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित होता है। इसमें आपका एक आभासी खाता होता है जिसका आपको कोड दे दिया जाता है, आप उसी से उसको ऑपरेट करते हैं, और इस पे एक बार जो डाटा सेव कर दिया जाता है वो मिटाया नहीं जा सकता है, कभी उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो आप जब क्रिप्टो करेंसी का जो है ट्रांसफर करते हैं या उसका किसी तरह से विनिमय करते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी जो है उसका सारा लेखा जोखा जो है इस ब्लॉकचेन जो प्रणाली है इस पर रखा जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो है जो यहाँ पर लिखी हैं आप इसको जो है PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के जो है वीडियोस जो आपकी परीक्षाओं के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ पर केवल एक परीक्षा की बात नहीं हो रही है कि हम जिस फॉर्मेट में इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके सामने रख रहे हैं वो आपका बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर परीक्षा में जो है उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।